गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लिमिटिंग रीएजेंट टॉपिक को। देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका मोल कंसेप्ट का, लिमिटिंग रीएजेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी सब डिस्कस कर लिया था कम्प्लीटली। आज का जो टॉपिक हमारा है ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इस पे आते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिएगा। दोनों ही में लिमिटिंग रीजन के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि लिमिटिंग रीजन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक रिएक्शन है, सपोज कीजिए वी हैव ए रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास में 1 मोल किसका है, x का, 1 मोल किसका हमारे पास y का, और इससे क्या बन रहा है हमारे पास 1 मोल ऑफ z का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है जिसकी हेल्प से अपन लिमिटिंग रिएजेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, x और y यहाँ क्या है, रिएक्टेंट है जो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, z का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट इसके लिए आपको 1 मोल दिया गया है, ठीक है, और 1 मोल के रिएक्शन से आपके पास में क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ z का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज कीजिए इसको चेंज किया गया, आपसे कहा गया कि आपके पास 1 मोल x है और 2 मोल y है, तो आपके पास क्या बन रहा है या क्या बनेगा आपके पास, तब भी आपके पास क्या बनेगा, 1 मोल z का फॉर्मेशन होगा। रीजन देखिए फटाफट से, आपसे ये कहा गया है फर्स्ट कंडीशन में कि आपके पास में 1 मोल z का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपके पास 1 मोल x होना चाहिए और साथ में आपके पास 1 मोल क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, इसकी दोनों के जुड़ने से या ऐड होने से आपके पास 1 मोल z का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी आपके पास में, चलो y के मोल्स तो इंक्रीज हो गए, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, बट अब भी आपके पास मोल x के जो है वो कितने हैं, 1 ही हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास में 1 मोल z का फॉर्मेशन ही हो पाएगा, 2 मोल z का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पता है कि 1 + 1 से 1 बन रहा है, तो 1 + 2 से भी कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। आपके पास में अगर ये 2 मोल x होते तो यहाँ पे 2 मोल z का फॉर्मेशन फिर भी हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे कितना मोल गिवन आपको, 1 ही है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि आपके पास में जो रिएक्टेंट है 1x, ये इसमें कंप्लीटली यूज हो गया, कंप्लीटली यूज हुआ, ठीक है। और y जो है वो आपका कंप्लीटली यूज नहीं हो पाया, ये आपका हो गया लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। यानी इस इक्वेशन में अगर आपके पास 1 मोल z बन रहा है तो वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 1 मोल x + 1 मोल ऑफ y के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इट मीन्स 1 मोल आपके पास y क्या रह गया, लेफ्ट बिहाइंड रह गया, और 1x का जो मोल है वो कम्प्लीटली यूज आपके पास हो चुका है, तभी आपके पास क्या बना है, 1 मोल z बना है। हमें पता भी है कि 1 मोल z 1x + 1y से बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएजेंट जो आपका कम्प्लीटली यूज हो जाए, उस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएजेंट जो आपका बच जाए, ठीक है ना, लेफ्ट बिहाइंड रह रहा है और लेफ्ट रह रहा है, उस रिएजेंट को हम बोलेंगे बेटा एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। यानी ये हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, अनकम्प्लीटेड है, जबकि ये हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं द रिएजेंट विच इज completely consumed during reaction known as limiting reagent। उस reagent को हम क्या बोलेंगे, limiting reagent कहेंगे, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, यही कि लिमिटिंग रीजन का मीनिंग क्या है। देखिए, बहुत इजी सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको 1 कप कॉफ़ी का फॉर्मेशन करना है, आपको 1 कप कॉफ़ी बनानी है, ठीक है।
उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप 2 टेबल स्पून जो है वो लेंगे कॉफ़ी की, ठीक है, और 1 कप या 1 ग्लास जो किसका लेंगे, मिल्क का। आपसे ये कहा गया है कि 1 कप मिल्क और 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, इसको लेने पर आपके पास में 1 कप कॉफ़ी बन जाती है। क्या बन जाती है, 1 कप कॉफ़ी बन जाती है। ये आपसे कहा गया है, ठीक है, कि 1 कप कॉफ़ी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, 1 कप मिल्क प्लस 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर को मिलाने से। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 कप तो दिया गया है किसका, मिल्क का, लेकिन आपको कॉफ़ी पाउडर कितना दे दिया गया है, 4 चम्मच, यानी 4 टेबल स्पून जो है वो आपको कॉफ़ी पाउडर अवेलेबल करवा दिया गया है। तो बताइए कितनी कॉफ़ी बन जाएगी, तब भी आपके पास 1 कप कॉफ़ी ही बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आपको पता है 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए आपके पास में 1 कप मिल्क होना चाहिए और 2 TSP कॉफ़ी पाउडर होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पे मुझे 2 कप कॉफ़ी चाहिए, कितना चाहिए, 2, तो सीधे सीधे आप मुझे क्या कहोगे कि सर 2 कप कॉफ़ी बनाने के लिए आपको 2 कप मिल्क चाहिए और 4 TSP कॉफ़ी पाउडर चाहिए। अब ये तो 4 आपके पास अवेलेबल है, बट अभी भी मिल्क कितना है, मिल्क तो अभी भी आपके पास में क्या है, 1 कप ही है। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन से भी आप केवल 1 कप कॉफ़ी का फॉर्मेशन ही कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी 1 कप मिल्क यूज़ होगा और 2 TSP कॉफ़ी पाउडर यूज़ होगा। मतलब हमारे पास ये क्या रह गया, 2 TSP कॉफ़ी पाउडर जो है हमारे पास में वो रह गया लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो भी रिएजेंट रिएक्शन में बच जाए आपके पास में, लेफ्ट बिहाइंड हो जाए, ओवर लेफ्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। और ये 1 कप मिल्क जो है वो आपको कंप्लीटली यूज आएगा। ठीक है, आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। 1 कप कॉफ़ी को अगर बनाना है तो कंप्लीटली यूज इसे कर देंगे, यानी ये चीज़ हमारे पास में कंप्लीटली कंज्यूम हो गई है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो समझ में आया, किसी भी रिएक्शन में कम से कम आपके पास 2 रिएजेंट्स हों, जिनमें से एक रिएजेंट अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, उसी रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएजेंट हमारे पास में लेफ्ट बिहाइंड रह जाए, उस रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो समझ में आ गई होगी आपको ये बात। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका। हो गया, चलिए देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। क्या क्या है वो, नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ, ये यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं मैं लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, आपने देखा होगा कि 1 कप कॉफ़ी का फॉर्मेशन करने के लिए, चाहे वो इस केस में चाहे वो इस केस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 कप मिल्क पे। अगर आपके पास 1 कप मिल्क होगा तभी आप 1 कप कॉफ़ी का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे 4 TSP कॉफ़ी पाउडर के साथ में अपन बोल रहे हैं कि 2 ही यूज़ कर रहे हैं, 2 तो हमारे पास रह रहा है। मतलब ये चीज़ कंप्लीटली क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। इसका मतलब अगर आपके पास 1 कप मिल्क यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो आप 1 कप कॉफ़ी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट ये बन जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो उस पर डिपेंड करता है आपके रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो। ठीक है, एटलीस्ट 2 और मोर रिएजेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कम से कम 2 और मोर रिएजेंट होना चाहिए, तभी उसमें आपके पास में एक लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। ठीक है, जरूरी है ये आपका। ठीक है ना, चलिए, द रिएजेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम और इन लिमिट, किसी भी रिएक्शन में जो रिएजेंट हमारे पास में बहुत लिमिट में होता है, ठीक है, या फिर वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, उस रिएजेंट को हम क्या कहेंगे बच्चे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें देखने होंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में।
फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको मान लो अगर गिवन है, वो केमिकल इक्वेशन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है, सपोज कीजिए उस क्वेश्चन में अगर आपको देखना है कि क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेट करता है या नहीं करता। कई बार होता है क्वेश्चन हमारे सामने होता है, हमें पता नहीं लग पाता कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको चेक करने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ता है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास है भी कि नहीं। अब ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सीधा सा है, लिमिटिंग रिएजेंट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी केमिकल इक्वेशन गिवन होती है उसमें हमें क्या करना होता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट ए, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट बी का रेशो हमें देखना पड़ता है किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। समझा देता हूँ, सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से क्या बन रहा है आपके पास, सी बन रहा है मान लीजिए। तो इसमें दो रिएजेंट हो गए आपके पास ए और बी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें या नहीं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, ए और बी के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे, फिर ए और बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लेंगे और चेक करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, और अगर ये आपके इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है, अगर ये आपके इक्वल नहीं होते हैं तो उस केस में आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो बहुत आसान है ये जानना, अगर हम इनके रेशियो लेते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कंपोनेंट ए और बी का, किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी से, अगर ये इक्वल है तब तो आपका वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ पर आपका अवेलेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बनता है वो बनता है ये कि चलो ठीक है, मान लीजिए किसी इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट आपने पता कर लिया कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट अवेलेबल है, तो हम पता कैसे करेंगे कंपोनेंट ए लिमिटिंग है या फिर बी है। तो उसके लिए तरीका हमारे पास क्या होता है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना होता है स्टाइक्योमेट्रिक कंपोनेंट ए विथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, और फिर देखना होता है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए with stoichiometric coefficient of A. Second, number of moles of component B and stoichiometry of B. इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है लोवेस्ट, वो हमारे पास में क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे बेस्ट ट्रिक यहाँ पे आपको ये अवेलेबल करवा रहे हैं हम, ठीक है। इस ट्रिक को जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे आप इजीली लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। करना क्या है, सिंपल सा, जो भी कंपोनेंट ए और बी हमारे पास में यहाँ पे है रिएक्शन में, उनका हमें स्टाइक्योमेट्री एंड मोल्स का रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या निकालना है, रेशियो। दोनों में से जिसका भी रेशियो सबसे लोवेस्ट होगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। ये करना है हमें, ठीक है। तो चलिए इस पे बेस्ड मैं आपको फटाफट से एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हमें चीज़ कैसे सॉल्व करनी है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करें, चलिए देखिए क्या करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है कि a प्लस 2b क्या बन रहा है, इससे आपके पास c बन रहा है, ठीक है। हमारे को इक्वेशन दी हुई है a प्लस 2b से क्या बन रहा है, c। इसका मतलब c के फॉर्मेशन में a के कितने मोल यूज किए जा रहे हैं, 1 मोल। इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया, और 2 यूज कर रहे हैं किसके, b के, तब जाकर हमारे पास क्या बन रहा है, एक c का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए इसके लिए देखते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो आपको गिवन है 5, जबकि नंबर ऑफ मोल्स बी जो है वो गिवन है आपको 10। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में, ठीक है, कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, इनमें से कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करना है। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हमें ये देखना है
आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिमिटिंग रीजेंट होगा भी कि नहीं। तरीका मैंने बताया था, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी, इनको निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट आपका है। मैंने कहा था कि आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, स्टाइकियोमेट्री एंड नंबर ऑफ मोल्स का। मोल्स हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितने हैं, 5 एंड 10। चलिए पहला निकालते हैं। फर्स्ट ए की बात करेंगे तो निकालेंगे हम क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, और वहाँ निकालेंगे बी के लिए तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। दोनों में से जिसकी वैल्यू लोवेस्ट आएगी वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देखिए फटाफट से, देखिए यहाँ पे क्या बोला अपन ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 5, जबकि इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, कितना आ गया हमारे पास में 5। जबकि एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हमारे पास 10, ठीक है, और बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, ये भी हमारे पास कितना आ गया 5। यानी दोनों में से कोई भी लोवेस्ट नहीं है, क्या आ गया हमारे पास में, इक्वल। जब इक्वल आ गया इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। ठीक है, स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है या नहीं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। स्टाइकियोमेट्री ऑफ ए अपॉन स्टाइकियोमेट्री ऑफ बी, स्टाइकियोमेट्री ए कितना हमारे पास में 1 अपॉन बी का कितना है 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 5 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना 10, तो 5 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 1/2। यानी यहाँ पे ये सेम आ गया ही नहीं आया। जब ये दोनों सेम आ जाएगा तो उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया अपन ने। ठीक है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। यहाँ से भी देख लिया है कि कोई वैल्यू लोवेस्ट नहीं आ रही, दोनों इक्वल आ रही है। यहाँ भी देख लिया कि इनका रेशियो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास भी कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट अवेलेबल नहीं है। आगे बात समझ में आपको। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास में गिवन है 2a + 3b, इससे हमारे पास क्या बन रहा है 4c के मोल्स बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो गिवन है वो 5 है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो गिवन है वो कितने हैं आपके पास 20 है। ठीक है, फाइंड आउट करो विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, यानी आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इजी, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको। चलो इसमें एक क्वेश्चन और पुट अप कर देते हैं आपके लिए। आपको ये कहा जाएगा कैलकुलेट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास में, सी बन रहा है। तो इसमें दो क्वेश्चन ऐड हो गए हमारे पास में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, जबकि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है सी, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। तो चलिए निकालते हैं फटाफट से। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें रिएजेंट होगा या नहीं होगा। स्टेप 1 आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले तो बताया था स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेशियो 2/3 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, तो 5 डिवाइड बाई 20 कितना हो गया 1 and 4, यानी कि 1:4। तो 2:3 1:4 इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट अवेलेबल है। समझ में आ गई बात। स्टेप 1 तो ये हो गया कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, पता कर लिया। अब ये पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट आपका ए है या फिर बी है, तो उसका भी तरीका हमारे पास है। स्टेप नंबर 2, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना निकला हमारे पास में 5 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास में, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए। 5/2 कितना हो गया 2.5 हो गया। ठीक है, सेकंड एन बी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हमारे पास 20 डिवाइड बाई कितना हमारे पास में 3। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको 21 लेके सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 21 हो गया कितना आपके पास 7। तो हमारे पास इसका कितना आ रहा है 7 आ रहा है रेशियो, जब किसका कितना आ रहा है 2.5। तो बताइए लोवेस्ट कौन सा हुआ, ये वाला लोवेस्ट हो गया। इसका मतलब हमारे पास में ए जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे दोनों के लिए, जो वैल्यू हमारे पास लोवेस्ट आएगी वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे अच्छी ट्रिक है निकालने की किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हो गया ये वाला।
अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लिमिटिंग रीजन हमने निकाल लिया, कौन है हमारे पास में, ए है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सी के हमें मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, ट्रिक और दे रहा हूँ मैं आपको, जब भी आपको मोल्स निकालने हो तो अब क्या करेंगे आप, मोल्स निकालने के लिए अपन अप्लाई करेंगे मोल कंसेप्ट को, ठीक है। जिसके हमें मोल्स निकालने हैं उसके रेशियो को हम किसके अगेंस्ट रखेंगे, उसके रेशियो को रखेंगे लिमिटिंग रीजेंट के, ऑलवेज किसके, लिमिटिंग रीजेंट के। तो लिमिटिंग रीजेंट का हमें पता है क्या है, एन ए ही तो हमारा लिमिटिंग रीजेंट था, तो इसी का रेशियो लेंगे हम, क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड स्टाइकियोमेट्री ऑफ ए, और इसके इक्वल में हम किसको रखेंगे, जिसका हमें कैलकुलेट करना है। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक आपके पास में निकालने के लिए, ठीक है। हमारे पास क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड स्टाइकियोमेट्री ऑफ सी निकाल देंगे। तो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमारे पास कितना है बच्चों, 5 डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ मोल्स सी हमें निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स स्टाइकियोमेट्री कितना हमारे पास में 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, फटाफट से एन सी यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 × 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि एन सी के हमारे पास कितने मोल्स आ गए, 10 मोल्स आ गए हमारे पास में, ठीक है। तो आसान तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना किसके, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे कोई डी बन रहा हो, उसके निकालना चाहते हो, तो डी को हम यहाँ रखेंगे, लेकिन किसके इक्वल में रखेंगे हमेशा, लिमिटिंग रीजन जो हमने कैलकुलेट किया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें। पहला, पहचाने कि रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन आपको गिवन है कि नहीं। कैसे करेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लेंगे, पता लग जाएगा। अगर इक्वल आ रहा है तो लिमिटिंग एजेंट नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा तो लिमिटिंग एजेंट है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो रखेंगे और हम लिमिटिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। थर्ड, अगर हमने मोल या वेट पूछा है प्रोडक्ट का तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए अब इस पर फटाफट बेस्ड में एक न्यूमेरिकल और आपको करवा देता हूँ सोल्व, यहाँ पे इसको देखिएगा क्या है वो। हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है जो रिएक्ट करता है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से और क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। देन कैलकुलेट वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्वेश्चन देख के लग नहीं रहा है कि लिमिटिंग रीजेंट का है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा किसका वेट निकालना, हमें प्रोडक्ट का वेट निकालना है। सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस है, किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से, ऑक्सीजन से सॉरी, और क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को फटाफट से, 2H2 + O2 बिकम्स 2H2। ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन, ठीक है। आप इसे कंपोनेंट ए, बी और सी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कैसे भी आप चाहें जैसे सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बट अब रिएक्शन के हिसाब से हमें क्या पता लग रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास में क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो बच्चों सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा हमें आंसर निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 1 जो हमारे पास होगा यहाँ पे वो क्या होगा, स्टेप 1 में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिमिटिंग रीजन का रोल है भी कि नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू में रखना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी का रेशियो। बट इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी ऑल्सो, सो व्हाट वी डू, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं मोल्स पे बना हुआ, ठीक है। संस्कार एजुकेशन आप सर्च कीजिए और मोल कंसेप्ट पे जाके उसे डिटेल में देख लीजिए। तो मोल्स निकालेंगे किससे, फॉर्मूला हमारे पास होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ए यानी कौन है हमारे पास में, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको चलो वाटर ही लिख दे, सॉरी हाइड्रोजन लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं तो हाइड्रोजन का हमें क्या, गिवन मास कितना है 4 ग्राम, और H2 का जो मोलर मास है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है हमारे पास में 1, तो कितना हो गया 4 मोल हमारे पास कैलकुलेट हो गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें क्या से निकालना है, ऑक्सीजन का,
तो ऑक्सीजन के बारे में पता है, ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है 48 ग्राम, डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, तो ये हो गया आपका 3 मोल्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो हमने मोल्स का कैलकुलेट कर लिया है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर लिया है, एज वेल ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर लिया है। स्टाइक्योमेट्री में ऑलरेडी पता है, स्टाइक्योमेट्री ऑफ हाइड्रोजन एज वेल स्टाइक्योमेट्री ऑफ ऑक्सीजन कितना हमारे पास में 2:1, 2/1, जबकि ये कितना हो रहा है हमारे पास में 4/3। देख लिया, दोनों क्या इक्वल लग रहे हैं आपको, नहीं इक्वल नहीं, इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट अवेलेबल है। स्टेप 2, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है ये देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या, लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे रेशियो किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टाइक्योमेट्री ऑफ हाइड्रोजन। कितना आया हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हमारे पास में कैलकुलेट किए थे अपन ने, 4 मोल है। स्टाइक्योमेट्री हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो 2 से 2 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही हम दूसरे कंपोनेंट के लिए निकालेंगे जो हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 अपॉन स्टाइक्योमेट्री ऑफ O2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमारे पास कितना है बच्चों, 3 मोल है। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट ऑक्सीजन कितने हमारे पास 1 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो बताइए दोनों में से लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट आपका है ये 2। इसका मतलब आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, कौन होगा आपका, हाइड्रोजन, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लोवेस्ट आ रही है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे देख ली है फटाफट से, क्या कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है इस इक्वेशन में कौन है, आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी इसे हम कंप्लीटली कंज्यूम करते हैं इस रिएक्शन में टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब हमें पता क्या करना है, हमें निकालना है वेट ऑफ H2O निकालना है। बेटा जब वेट निकालते हैं तो उससे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। और मोल्स निकालने का मैंने तरीका भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। स्टेप 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी अब। ठीक है, स्टेप 3 में हमारे पास मोल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, जिसके भी मोल्स हमें निकालने उसका रेशियो रखेंगे इस साइड में, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन स्टाइक्योमेट्री ऑफ H2O किसके इक्वल में रखेंगे, बताया था जो भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट इसमें निकलता है उसके इक्वल में। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास, वाटर, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स और स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो हमारे पास कितना है, 4/2 है। कितना है, 4/2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। स्टाइक्योमेट्री ऑफ वाटर जो हमारे पास में है वो हमें पता है क्या है, हमारे पास स्टाइक्योमेट्री वाटर कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 यहाँ से हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 × 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, 4 मोल आ गया। कितना आ गया, 4 मोल। तो हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए वाटर के कितने होंगे, और हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो बेटा वेट का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वेट इज इक्वल टू होता नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो वेट हम निकालने यहाँ पे जाएंगे, तो मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, कितने हैं हमारे पास में, 4, और मोलर मास वाटर का हमें पता कितना होता है, 18। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 72 ग्राम। ये हमारे पास में टोटल आ जाएगा 72, हमारे पास में टोटल वेट इसका कैलकुलेट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया था। ठीक है, कंप्लीट हो गया अपने पास में। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास में आते हैं तो हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो फटाफट से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, जो एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए करते हैं इसे। 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then calculate weight of product। तो बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में इसके आंसर जो है वो यूट्यूब पे जाकर के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं चेक कर लूँ कितना आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, कितना देखा है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फटाफट से बिना टाइम पास किए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए जितना ज़्यादा कर सको। इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप NCERT की बुक्स को अगर रेफरेंस बुक को लेकर सॉल्व कर सको उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत
कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है। जितना अभी मैं देख पा रहा हूँ कि स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं हो रही हैं, शायद इसमें टाइम भी लग जाए प्रोसेस में ड्यू टू कोविड-19। तो आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है बच्चों, इसको टाइम को वेस्ट मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बहुत ज़रूरी, नेसेसरी, बहुत अर्जेंट है, बहुत कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं ये आपकी लाइफ में कि आपको 11th क्लास के सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो अभी क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, अभी इन द सेंस पूरे होल ईयर में। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, उतनी नॉलेज में आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। साथ ही 12th क्लास फर्दर मोर हायर स्टडीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री देखेंगे अपने आप को कि हाँ, हम एक वेल पोजिशंस में हैं। लेकिन कब? जब आप 11th क्लास को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप 11th क्लास को देंगे, जितने इसकी नॉलेज लेंगे यहाँ से, जितना आप इसको स्टडी करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने साथ अच्छा कर पाएंगे आपकी लाइफ के अंदर। चलिए ठीक है, तो आज के साथ इस लेक्चर के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, जो भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक टॉपिक रहेगा आपका, जिसके कुछ टॉपिक्स जो है वो आपने 10th क्लास में पढ़े भी हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करते हुए आपको पढ़ाएंगे। चलिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।